हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आप वर्तमान में अपने पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं शाना शाना हाथ जोड़ी चैप्टर नंबर 3 मधु कंकरिया जी के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत को। स्टूडेंट्स, इसके लगभग 3 पार्ट्स को आपने पहले के वीडियो में पढ़ा है। आज इसके पार्ट नंबर 4 यहाँ मैंने लिखा है, पार्ट 4 इसे शुरू कर रहे हैं। यह पैराग्राफ शुरू होता है जब लेखिका हिमालय दर्शन के लिए बढ़ रही होती हैं और रास्ते में जो पहाड़ीन औरतें हैं उसके कठिन कार्यों को देखकर लेखिका द्रवीभूत हो जाती है। इसके बाद फिर उनका सफ़र वहाँ से आगे की ओर शुरू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लगातार ऊंचाइयों पर, लेखिका कह रही हैं कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे, ऐसा उनके ड्राइवर ने कहा और फिर तेज़ी से ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। मतलब यह कि वहाँ से ध्यान भंग होने के बाद जब पहाड़ीने औरत जो हैं उनसे मिलने के बाद आगे बढ़ती हैं लेखिका, तब वहाँ से फिर आगे का सफ़र शुरू होते ही उनका जो ड्राइवर है वह एक तरह से सतर्क भी कर रहा है, क्योंकि वह एक अच्छा गाइड का भी काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वह लेखिका को सतर्क भी कर रहा है कि अब यहाँ थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ की जो चढ़ाई है वह बड़ा ही दुर्गम है। ठीक है स्टूडेंट्स, दुर्गम कहने का मतलब बड़ा कठिन होता है और अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ता है, बचा करके चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है और गाड़ी चलाने में भी काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, जो कि इनका ड्राइवर बखूबी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका ड्राइवर कह रहा है कि आगे अब जो है हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे। बेंट कहने का मतलब मोड़, यानी जैसे बालों में लगाने वाली जो पिन होती है उस पिन के समान वी आकार का ऐसे टर्न गाड़ी लेगा, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर ऐसा करने से एक बेनिफिट यह है कि वह जो रास्ता है वह जल्दी से ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह उनका गाइड और कम ड्राइवर जितेन ये उनको बताते चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब देखिए आगे कह रहा है उनका ड्राइवर जो है कि एक पड़ाव पर देखा कि लेखिका बता रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेखिका यहाँ बता रही हैं कि एक पड़ाव पर देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। यानी लेखिका जो अपना सफ़र शुरू की हुई थी हिमालय दर्शन के लिए, तो कुछ ऊंचाइयों पर बढ़ने के बाद कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स, यानी स्कूल के जो छात्र हैं वो रास्ते में लेखिका को मिलते हैं और वो बच्चे लोग लेखिका से लिफ्ट मांग रहे हैं कि क्या वह उनकी गाड़ी में बैठ सकता है। इतने में जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। जितेन जो एक अच्छा गाइड का काम कर रहा है, वह बता रहा है लेखिका को कि ये बच्चे कितने कठिनता से विद्यार्जन का काम यानी स्कूल जाने का काम करते हैं कि प्रतिदिन उसको 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ना पड़ता है और उसके बाद ये स्कूल जा पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या स्कूली बस नहीं है? लेखिका वहाँ पर पूछती हैं कि क्या स्कूली बस नहीं है? तो मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। ये जो वाक्य है वह मनी पूछता है और ऐसा पूछने पर जितेन जो है वहाँ पर, यानी जो ड्राइवर है, मनी जो लेखिका की सह यात्री हैं, वो पूछती हैं कि क्या यहाँ पर कोई स्कूल की बस नहीं है? क्योंकि आम जगहों पर तो विद्यालय जाने के लिए और खासकर जब दूर विद्यालय हो तो स्कूलों में बस की सुविधा उपलब्ध होती है, परंतु यहाँ पर मनी के पूछने पर उनका ड्राइवर भी जो है, लेखिका का ड्राइवर, वह बड़ा ही मुस्कुराता है और फिर वह क्या जवाब देता है, तो इसे गौर से समझेंगे स्टूडेंट्स कि मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। हाँ स्टूडेंट्स, यह
कैसा इलाका है? तो पहाड़ी इलाका है और मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ कहने का मतलब है कि जो रास्ते हैं पहाड़ों पर वह आम जगहों जो मैदानी क्षेत्र में रास्ते होते हैं उस प्रकार के रास्ते आपको यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। यहाँ जीवन जो है पहाड़ी क्षेत्रों पर वह काफ़ी कठोर है और नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। तराई कहने का मतलब जहाँ पर वहाँ वह अभी लेखिका है वर्तमान जगह पर, उस जगह से कुछ नीचे की तरफ कुल मिलाकर एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इसमें अधिकांश बच्चे पढ़ने के अलावा और भी काम करते हैं। वह कौन सा काम करते हैं? तो शाम के समय में अपनी माँओं के साथ में, यानी जो छात्र छात्राओं की माताएं हैं उनके साथ में मवेशियों को चराने का काम करते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले बच्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जानवरों को चराते भी हैं और साथ ही पानी भी भरते हैं, क्योंकि वहाँ पानी पीने के लिए हो या फिर नहाने के लिए या खाना पकाने के लिए वह भी जमा करना यानी स्टोर करना लाना वह भी एक बहुत बड़ी समस्या ही है। बड़ी मुश्किल से इस कार्य को वहाँ के लोग कर पाते हैं, लेकिन उस कार्य में भी ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी माताओं का सहयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे है फिर लेखिका बता रही हैं कि जंगल से लकड़ियों के भीतर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। हाँ, ये स्टूडेंट्स जो हैं और भी काम करते हैं कि जो भारी भारी गट्ठर होता है जंगलों से खाना पकाने के लिए लकड़ियों का उपयोग करते हैं। और वह आता कहाँ से है? तो पहाड़ी जो जंगलें हैं उन जंगलों से ही सूखी लकड़ियाँ इन बच्चों को इकट्ठा करना पड़ता है और उसको लेकर के ये अपने घर में लाते हैं, अपनी माता का सहयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही बात इनका जो ड्राइवर है जितेन वह भी बता रहा है कि खुद मैंने भी ढोए थे। कहने का मतलब वह जो गाइड है यानी ड्राइवर कम गाइड वह बता रहा है अपने बचपन की बात को कि मैंने भी ऐसा किया है कि जंगलों से लकड़ियाँ काट ला करके अपने घर में जमा किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगती है वैसे वैसे जो है खतरा बढ़ता जा रहा है। रास्ते भी और भी संकरे होते जा रहे हैं। संकरे कहने का मतलब पतले होते जा रहे हैं, जिससे कि होकर के गाड़ी का गुजरना काफ़ी कठिन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार तो लगता था लेखिका को ऐसा लगता था कि जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप के जितना ही चौड़ा बनाया गया है। सोचिए स्टूडेंट्स कि एक जीप, उस समय जो गाड़ी लेखिका उपयोग में ला रही थी वह जीप थी और रास्ते जो थे, जो जीप का दोनों चक्का होता है व्हील जो है वह उतनी ही चौड़ाई में मात्र रास्ते का निर्माण किया गया था। कहने का मतलब है अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गाड़ी सीधे खाई में जाकर गिरने की पूर्ण संभावना थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेखिका ऐसा अनुभव कर रही है कि मात्र गाड़ी निकलने तक की हिसाब से ही रास्तों का निर्माण किया गया है। जरा सा भी संतुलन बिगड़े इंच भर, हाँ स्टूडेंट्स, इंच भर भी अगर संतुलन बिगड़ा तो जीप इधर से उधर खिसके तो सीधे कहाँ? घाटियों में जा कर के, और उसके बाद फिर जीवन की यह लीला वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए बड़ी ही सावधानी से लेखिका को सफ़र करना पड़ रहा है और इन रास्तों पर जगह जगह लिखी जो चेतावनियां हैं, हाँ स्टूडेंट्स, जगह जगह पर चेतावनियां लिखी रहती है गवर्नमेंट के द्वारा, सड़क बनाने वाली कंपनियों के द्वारा भी उन चेतावनियों का पालन करना पड़ता है। तो वहाँ जो चेतावनियाँ भी है वो भी खतरों के प्रति लेखिका को सजग कर रही है। और सामने ही तभी लेखिका को दिखाई दिया कि यहाँ पर लिखा था धीरे चलाएं, यानी गाड़ी जो है वह धीरे चलाएं, घर में आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह के जो कोटेशन होते हैं वहाँ पर सावधानी चेतावनियाँ वह इसलिए लिखे जाते हैं ताकि गाड़ी चलाने में कोई भी असावधानी वाली बात न की जाए, ताकि आपके घर परिवार के लोग भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह के वर्ड से घर परिवार का याद आएगा और यात्रा करने वाले व्यक्ति सावधानी पूर्वक अपना यात्रा जारी रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े कि एक चेतावनी थी वहाँ, और वह कौन सी चेतावनी थी? तो वहाँ पर लिखा था कि वी केयर मैन इंटर अराउंड, पर
हमें नरभक्षी जानवर नहीं दूध देने वाले याक दिखे। वहाँ जो है आगे बढ़ने पर लेखिका को दूध देने वाले याक मिले। नरभक्षी यानी कहने का मतलब मनुष्य, नर कहने का अर्थ है मनुष्य, और भक्षी यानी भक्षण करना, खाने वाला। तो ऐसे जानवर नहीं, बल्कि वहाँ क्या मिला, तो दूध देने वाले याक लेखिका को दिखाई दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर दिखे क्या, तो काले काले ढेर सारे याक और पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले ये मात्र याक ही वहाँ पर लेखिका को दर्शन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो समय है यात्रा में, जो यात्रा जारी है, और अब जो समय हो गया हुआ है सूरज के ढलने का, यानी शाम होने वाली थी, सूरज ढलने लगा था, और लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चढ़ाकर वापस लौट रही, चूँकि शाम होने वाली थी तो लौट रही थी, और कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। यह भी दृश्य देखकर लेखिका को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, और उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। मतलब वहाँ पर चाय के बागान थे, और फिर एक दृश्य ने मुझे खींच लिया। कहने का मतलब लेखिका को एक दृश्य ऐसा दिखा जो उनका पूरा ध्यानाकर्षण उस दृश्य की तरफ हो गया। तो वह दृश्य क्या था, नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, यानी सिक्किम का एक परिधान है, सिक्किम में जो महिलाएं धारण करती है, इस परिधान यानी वस्त्र का नाम है बोकू, तो उसको पहनी हुई है और चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम दमकता गुलाबी चेहरा। कहने का मतलब कि वह परिश्रमी महिलाएं थी, और पहाड़ों पर यानी वहाँ जो चाय का बागान था, उस बागान से पत्तियों को बड़े ही मज़े में तोड़े जा रही थी। यह एक सुंदर रमणीक सा दृश्य लग रहा था लेखिका को, जो लग रहा था कि उन महिलाओं में एक प्रकार का जोश है, एक जुनून है अपने परिश्रम को करने के प्रति। इस प्रकार से कठिन मेहनत को दर्शा रही थी, जो दृश्य लेखिका को प्रभावित कर रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक युवती उसमें से जो थी, एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। वह जो ड्रेस है वहाँ का, उस ड्रेस का नाम मैंने अभी बताया आपको, तो वो पहन रखा था, और सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज के स्वर्णिम और सात्विक आभा कहने का मतलब है एक प्रकार की चमक, रोशनी में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वो जो वस्त्र है, वस्त्र का जो रंग है बोकू का, जो महिला धारण कर रखी है, और चाय की जो पत्तियों को तोड़ रही थी, तो यह बड़ा ही एक सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहा था। लेखिका उस दृश्य को मात्र देखती ही जा रही थी, ऐसा उनको बार बार इच्छा हो रहा था, और मतलब दृश्य इतना सुंदर था कि लेखिका कह रही है कि दृश्य असह्य थी, यानी जिसको सहा न जा सके, कहाँ समाहित करे, अपने हृदय में कहाँ रखे, इस प्रकार की अनुभूति लेखिका को हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे बता रही है लेखिका कि युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। यानी लेखिका को युमथांग पहुंचना था, यानी संपूर्ण दर्शन के लिए बर्फ़ के और पहाड़ों के, लेकिन उसके पहले इनको एक पड़ाव लेना पड़ा। पड़ाव कहने का मतलब है एक प्रकार ठहराव, यानी वहाँ पर रुकना पड़ा, चूँकि रात भी होने को थी, और रात होने पर पहाड़ी क्षेत्रों में सफ़र बड़ा ही कठिन संभव था, इसलिए रात में सफ़र करना नामुमकिन था। लेखिका को वहाँ पर रुकना पड़ा, और वहाँ गगनचुंबी पहाड़ों की तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, यानी इस बस्ती का नाम है लायुंग, जो काफ़ी छोटी बस्ती है, और सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ जहाँ निश्चिंत सो रही थी। लेखिका इस चीज़ को अनुभव कर रही थी कि सारी बस्ती के लोग चुपचाप एकांत शांति से सो रहे हैं, और उसी लायुंग में लेखिका ठहरी थी अपनी सहयात्री मणि तथा जितेन ड्राइवर सह गाइड के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, और वहीं पर तीस्ता नदी के तीर कहने का मतलब है किनारा, तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुँह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। यानी लेखिका वहाँ पर तीस्ता नदी के पास में उसी नदी के जल से अपना चेहरा धोती है और किनारे में बैठ जाती हैं, और फिर कहती हैं कि सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था।
यानी जो झरने का पानी था वह तीस्ता नदी में मिल रहा था, जो कलकल की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, और मध्यम बंधिम यानी हल्की हल्की हवा बह रही थी। वहाँ पर पेड़ पौधे भी झूम रहे थे और गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। यानी वहाँ का जो दृश्य था वह उस समय चांदनी रात थी, परंतु जो गहरे गहरे बादल आकाश में उमरे हुए थे वह चांद की रोशनी को ढक रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों से लौट रहे थे। यानी परिंदा कहने का अर्थ है पक्षी, तथा जो बाहर काम करने वाले लोग थे वह अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत सी शांति थी। हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सी शांति थी। अपने जैसे कि आप यहाँ जिन क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ जो एक चहल पहल है, इस तरह की कोई कोलाहल शोरगुल उस पहाड़ी क्षेत्र पर बिल्कुल भी नहीं था। स्टूडेंट्स, फिर आगे लेखिका बताती हैं कि मंदिर की जो घंटियाँ सी, घुंघरुओं की झुंझुनाहट सी और आंखें अनायास भर आई। यानी ये जो आवाज़ है ये सुनी और लेखिका पता नहीं अपनी उनकी आँखों में एक प्रकार से आंसू आ गए, और अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। लेखिका इस चीज़ को अनुभव कर रही है उस दृश्य को देखने के पश्चात, और हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया, अक्षम्य अपराध किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कहने का मतलब मनुष्य क्या करता है, प्रकृति की जो इन सुंदरता है, ये जो सुंदरता है, पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे, तो इन सबको जब मनुष्य अपने स्व उपभोग के लिए काटता है, बर्बाद करता है, नुकसान कर देता है, इसी दृश्य की परिकल्पना करके लेखिका रुआंशी हो जाती है, यानी वहाँ पर दुखी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हिमालय, लेखिका बता रहे हैं कि हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं मात्र दर्शन बन गया था। यानी अब जो हिमालय, तरह तरह की कविताएं हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में, तो लेखिका ने भी बताया है यहाँ पर कि अब जो कविता मात्र था, जिसको लेखिका पहले पढ़ा करती थी, सुना करती थी कविता के रूप में जिस हिमालय के विषय में, वह हिमालय अब कविता नहीं बल्कि अब उनके सामने साक्षात हिमालय का दर्शन होने वाला था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के जो ये 4th पार्ट है, चौथे पार्ट में मैंने यहाँ तक आपको रखा है, जो आपके बुक में, पुस्तक में पेज नंबर 24 तक है, और इसके एक और पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 में यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो आज मैंने आपको बताया है, इससे जुड़े आपको प्रश्न मैं सेंड करूँगा ग्रुप में, आप उसे होमवर्क में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।